वेलकम दोस्तों, और इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बॉम्बे के बारे में पढ़ेंगे। बॉम्बे के बारे में क्या पढ़ना है कि औपनिवेशिक काल में जिन शहरों का निर्माण हुआ तो उसमें मुख्य रूप से बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास थे। तो मद्रास के बारे में और कलकत्ता के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, अगर आप किसी कारण से नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। और आज हम लोग बॉम्बे के नगर के विकास के बारे में, नगर के नियोजन के बारे में, और ये इसके निर्माता कौन थे, निर्माण में किन लोगों की भूमिका थी, उनके बारे में, निर्माण शैलियों के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो बॉम्बे का क्या था कि बॉम्बे को आज भी हम लोग क्या कहते हैं कि यह एक सपनों का शहर। तो सपनों का शहर कहने से दो मतलब हम निकालते हैं। एक तो लोगों के लिए अपना सपना पूरा करने का एक यह विकसित और अच्छा सबसे प्रभावशाली केंद्र है। आप पढ़े लिखे हैं, आप पैसे वाले हैं, आप कम पैसे वाले हैं, आपके पास कोई कौशल है, यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यदि आप धन कमाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बॉम्बे एक अच्छा ऑप्शन था लोगों के मन में, आज भी है। तो एक तो ये अब सपनों का एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि जो लोग भारत के आम शहरों से, गांवों से, कस्बों से बॉम्बे जाते हैं तो उसकी प्राकृतिक छवि, उसकी गगनचुंबी इमारतें, उसकी भव्य सड़कें, उसकी रात में रोशनी में नहाई हुई शहर, तो ये सब देखना भी उनके लिए किसी कल्पना या किसी सपने से कम नहीं है। तो इन कारणों से हम लोग बॉम्बे को क्या कहते हैं कि यह है सपनों का शहर। तो अब देखते हैं कि शुरू में बॉम्बे की हालत क्या थी। तटीय प्रदेश तो है ही, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी भी है। तो देखिए अब क्या था कि अंग्रेजों पहले यह क्या था कि 7 टापुओं का एक क्षेत्र था। तो जैसे जैसे वहां काम बढ़ते गया, आबादी बढ़ते गई, जरूरत बढ़ी, योजनाएं बनी, तो क्या किए कि हम इन 7 टापुओं को जोड़कर एक बृहद शहर, एक भव्य शहर का निर्माण कर पाए। अब औपनिवेशिक काल में कंपनी का यह व्यवसायिक केंद्र था, तो व्यवसायिक केंद्र था ही साथ क्या था कि यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मुख्यालय था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी सिस्टम लागू किया तो 3 प्रेसिडेंसी बनाई, उसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो बॉम्बे भी एक प्रेसिडेंसी था और यह क्या था कि उस प्रेसिडेंसी का मुख्यालय था, यहाँ उसके गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से बॉम्बे क्या हो गया कि एक प्रशासकीय केंद्र भी बन गया। वहां अब गवर्नर रहेंगे, उनकी सेनाएं रहेगी, उनके सारे जो सरकार के जो विभाग, जो कारिंदे, जिस तरह के लोग होते हैं, वो सारे रहेंगे। तो एक काम तो ये हुआ। अब क्या था कि बॉम्बे जब व्यापारिक केंद्र के रूप में, और यहाँ पर क्या बना कि एक पोर्ट सिटी बन गई। अब पोर्ट सिटी का मतलब क्या है कि वहां एक भव्य और आधुनिक बंदरगाह बनाया गया और इस बंदरगाह से दुनिया के तमाम भागों से, खासकर इंग्लैंड से के साथ हमारा व्यापार था। तो इंग्लैंड के सामान यहाँ आते थे, यहाँ के कच्चे माल वहां जाते थे, तो तमाम तरह की ये गतिविधियां थी। तो बॉम्बे में व्यवसाय, वाणिज्य अपनी चरम सीमा को छूते चला गया। और यह क्या था कि यहाँ और भी अब यहाँ से क्या कर रहे थे कि अंग्रेज या कंपनी कहें, यहाँ से अफीम का व्यापार करते थे। हालांकि ये अवैध व्यापार था। तो अफीम का व्यापार, अब अफीम कहाँ, राजस्थान से
गुजरात से, इन तमाम जगहों से अफीम की खेती कराते थे, उसको जमा करते थे और वहां से चीन को भेजकर भारी मुनाफा कमाते थे। तो ऐसा नहीं था कि इसमें केवल कंपनी को ही लाभ था, कई भारतीय भी इस व्यापार से जुड़े क्या थे, वो बिचौलिए थे, वो अफीम उत्पादक क्षेत्रों से अफीम खरीद कर वहां तक सी पोर्ट तक लाने का काम उसको, और कई तरह के वो लोग थे जो इसके बीच में काम कर रहे थे। तो इन लोगों ने इस अफीम के व्यवसाय से क्या किया कि अकूत दौलत कमा, बड़े दौलत कमा लिया। अब क्या हुआ कि बॉम्बे का एक और उत्कर्ष का समय है। 1861 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ। तो इस गृह युद्ध के कारण क्या हुआ कि इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल जो पहले अमेरिका से भी आता था उसमें कटौती होने लगी। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड को अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कच्चे माल के लाले पड़ने लगे, तो उसने भारत पर ध्यान दिया। तो भारत के जो बड़े क्षेत्र थे, दक्कन के क्षेत्र, तो वहां कपास की खेती, और ये कपास की खेती ऐसी वैसी नहीं थी, यह सर्वोत्तम क्वालिटी की कपास की खेती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन लोगों ने भारत से कपास खरीदना, अब कपास खरीदने का भी उन लोगों ने तरीका क्या हुआ कि अब कपास खरीदने लगे। उन कपास खरीदने के कारण क्या हुआ कि कपास के किसानों को फायदा होने लगा, और भारतीय उद्योगों के लिए यह एक चूंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया। अब एक तरफ इंग्लैंड की कंपनी भी कपास खरीद रही है और भारतीय कामगारों के लिए, बुनकरों के लिए कपास चाहिए, तो उनके लिए तो यह महंगा होते जा रहा है। अब ये महंगा खरीदने में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ऐसे हालत में अंग्रेजों ने एक और तरकीब क्या निकाला कि गुमास्ता पकड़। तो गुमास्ता कौन थे? अंग्रेजों के एजेंट थे, ब्रिटिश कंपनी के एजेंट थे, और ये एजेंट कपास उत्पादक क्षेत्रों में जा जाकर किसानों को प्रेरित करते थे कि भाई तुम जो खाद्य फसल लगाते हो इससे तुम्हारी आय ही कितनी होगी, तुम कपास की खेती करो। और उसके लिए अब किसानों ने कभी कभी अपनी असमर्थता भी जताई। असमर्थता क्या जता रहे हैं कि भाई कपास की खेती के लिए हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास सिंचाई के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, या तमाम तकनीकों के लिए। तो ये क्या करने लगे कि ये गुमास्ता उनको एडवांस में रकम, अग्रिम राशि देने लगे इस एग्रीमेंट पर कि तुम्हारे खेत में जितना भी कपास होगा वो तुम कंपनी को ही बेचोगे, किसी अन्य कंपनी को। यानी आप फ्रेंच कंपनी को नहीं बेच सकते, किसी दूसरे देश के कंपनी को नहीं बेच सकते। तो ये सारा का सारा कपास आपको क्या करना होगा? बेचना होगा। अब उसको एक और लालच दिए। अब लालच क्या दिए कि भाई तुम मूल्य की चिंता में, तुम मूल्य पहले से तय करो। तो इस गुमास्ता और कपास उत्पादकों के बीच मूल्य भी तय हो गया। अब मूल्य तय होने के कारण जब कपास की खेती हुई और अमेरिका से कपास आना बंद हो गया था, कपास का दाम तो बढ़ने लगा। तो बढ़ने के बावजूद भी किसानों को वो मूल्य नहीं मिलता था, क्योंकि वो तो पहले से एडवांस ले चुके थे, वो तो पहले से एक एग्रीमेंट कर चुके थे, एक शर्त उनके साथ तय हो गई थी कि कपास इस दर में आपको इसी कंपनी को बेचना है। तो इस तरह से कपास के माध्यम से भी यहाँ बड़े लाभ होने लगे। अब क्या हुआ कि अब अंग्रेजों ने बॉम्बे को कहना शुरू किया कि क्या है कि अरब्स प्राइमा इन इंडिया। कहने का मतलब कि यह है क्या है कि भारत का सरताज है। भारत के जो भी व्यापारिक केंद्र हैं, जो शहर हैं, सबका सरताज कौन है? बॉम्बे है। तो 19वीं सदी के मध्य में ये अब जहाज रानी और रेलवे का भी विकास होने लगा, क्योंकि ये उन सामानों को ढोना था। अब कपास की खेती दक्कन के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में होते थे, तो उसको ढो कर लाना था। तो जहाज रानी का भी विकास किया। तो जिस जहाज रानी के माध्यम से इन कपास को इंग्लैंड के मिलों तक पहुंचाया जा सके, और दूसरा वहां से बने हुए फिनिश गुड यानी तैयार माल को भारत में पहुंचाया जा सके, और दूसरा कि रेलवे के माध्यम से ये
विभिन्न क्षेत्रों से इन कपास को एक जगह पोर्ट पर जमा किया जा सके और फिर इंग्लैंड से आने वाले माल को रेल के माध्यम से, रेलवे के नेटवर्क के माध्यम से समस्त भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। तो ये दो परिवर्तन बॉम्बे के लिए बड़ा ये थे। अब हुआ क्या कि भाई ये जो सारा व्यापार जो चल रहा था और जो कुछ चल रहा था, तो इसमें अंग्रेज अकेले नहीं थे। इसमें क्या था कि भारत के भी कई समुदाय के लोग इस पूरी प्रक्रिया के हिस्सेदार थे। ठीक है, अंग्रेज सबसे बड़ा हिस्सेदार था, लेकिन अब इसमें क्या था कि इसमें अंग्रेज तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ पारसी वर्ग के लोग, गुजराती वर्ग के लोग, मारवाड़ी वर्ग के लोग, कोंकणी वर्ग के लोग और मुसलमान, ये सभी अंग्रेजों के साथ जुड़कर ऐसे व्यापारों से भारी मुनाफा कमाया। तो इस तरह से काम चल रहा था। अब आते हैं कि निर्माण में भारतीयों ने भी पैसा लगाया, भारतीय मजदूरों ने काम किया, भारतीय पूंजीपतियों ने उसमें योगदान किया, तो तमाम लोगों का योगदान था। तो बॉम्बे के विकास में और उसके नगर नियोजन में क्या था कि भारतीयों की भी भूमिका थी। लेकिन नगर नियोजन में ध्यान हमेशा किसका रखा गया? अंग्रेजों का रखा गया। और इस तरीके से एक जातीय श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के भाव जो अंग्रेजों के थे, उसको भी हम साकार होते देखते हैं। तो अब देखते हैं कि निर्माण शैलियां वहां की कैसी थी, किस तरह के भवन बनाए गए। क्योंकि वहां के जब पुलों को, वहां के भव्य सड़कों को, वहां के गगनचुंबी इमारतों को, वहां ये तो आज भी दर्शनीय हो जाते हैं। तो इसमें शैलियां क्या थी? तो एक शैली थी नियो क्लासिक शैली। अब नियो क्लासिक शैली क्या थी कि इसमें बड़े स्तंभ बनाए जाते थे और उसके पीछे में रेखा गणितीय रचना का निर्माण होता था। और ऐसे में 1833 में बने बॉम्बे का टाउन हॉल एक अच्छा उदाहरण है। तो ये रोम के स्थापत्य कला से या कला शैली से प्रभावित था। अब क्या हुआ कि कपड़ा मिलों का निर्माण होने लगा, तो उसमें क्या हुआ कि एलिफिस्टन सर्कल, अब जहां कपड़े के तमाम, एक मील, दूसरा मील, तीसरा मील, तो तमाम तरह के कपड़ा के मील बन गए। तो इसको कहा कि ये एलिफिस्टन सर्कल है। बाद में इसको क्या कहा कि हर्निमन सर्कल है। तो ये हर्निमन कौन थे? एक अंग्रेज थे जो थोड़ा भारतीयों के साथ संवेदना रखते थे, तो उन्हीं के नाम पर इनको हर्निमन सर्कल कहा गया। अब इसमें था क्या कि यह भी इटली के स्थापत्य कला से प्रभावित थी और इसमें जो बाजारें बनी, तो जो उसमें क्या हुआ कि पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण द्वार बने। अब धूप, गर्मी में धूप के समय में, वर्षा के समय में वहां आने जाने वाले को कोई परेशानी नहीं हो, और इस निर्माण को भारत में भी काफी पसंद किया। अब दूसरी शैली थी नियोगैथिक की शैली। तो ये नियोगोथिक शैली जो थी, इसमें क्या थे कि ऊंचे और नोकीले गुंबज बनाए जाते थे और उसके मेहराब भी नुकीले होते थे। तो ऐसे जैसे आप आज चर्च को देखते हैं, तो चर्चों में प्रायः ये डिजाइन, तो इसको इंग्लैंड से लिया गया था। तो हुआ क्या कि जैसे बॉम्बे का सचिवालय बना, अब गवर्नर जब रहते थे तो उनका सचिवालय तो होगा, उनका परामर्श मंडल, उनका एक सचिवालय होगा, उनके सचिव रहेंगे, तो उसके लिए एक भव्य भवन की जरूरत थी। तो ये बॉम्बे सचिवालय का निर्माण नियोगोथिक शैली में हुआ। उस तरह से क्या किया, बॉम्बे विश्वविद्यालय बना, तो उसकी भवन का निर्माण भी क्या हुआ, नियोगोथिक शैली में था। और भी कई ऐसे मंदिर थे, जैसे हाई कोर्ट बनाया, वो भी इसी शैली से निर्माण हुआ। तो यूनिवर्सिटी हो, हाई कोर्ट्स हो, सचिवालय हो, इन तमाम चीजों का निर्माण नियोगोथिक शैली के अनुसार किया गया।
अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए घंटाघर बना, तो इसमें प्रेमचंद रायचंद राजाबाई ने क्या किया कि इसमें अपना पैसा लगाया। और इसी तरह क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोसाप जी ने योगदान दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय लोग भी इसको पसंद करने लगे थे, इसको स्वीकार करने लगे थे, और केवल यह पसंद और स्वीकार करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने ऐसे निर्माणों में अपना धन भी लगाया। अब उनका मानना था कि इन शैलियों में निर्माण के द्वारा बॉम्बे एक भव्यता को प्राप्त करेगा और एक अच्छे शहर के रूप में, उन्नत से उन्नत शहर के रूप में इसका विकास हो सकेगा। तो इस बात को कई भारतीय भी स्वीकार करने लगे थे। अब क्या हुआ कि इसी तरह से विक्टोरिया टर्मिनल, आज आप कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो इसका यह रेलवे का मुख्यालय था और इसका भी निर्माण नियोगोथिक शैली में किया और यह भारत के भव्य भवनों में आज भी एक अनोखा और नायाब नमूना है। तो इस तरह से इस शैली का, लेकिन इतना ही भर रुका नहीं, बल्कि एक और शैली, तीसरी शैली जिसमें हम कहते हैं एंडो सरसैनिक शैली में भी भवनों का निर्माण। अब आप सोचते होंगे कि ये इंडो सरसैनिक शैली क्या है, तो इसमें निर्माण कला की भारतीय तत्वों को भी लिया गया और इस्लामिक मुस्लिम जो संस्कृति थी, निर्माण की जो तरीके थे, उसको मिक्स करके एक नई शैली बनाई गई। और इस नई शैली के अंतर्गत भी एक कई सारे निर्माण हुए। अब गेटवे ऑफ इंडिया, तो 1911 में जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बॉम्बे में समुद्र तट पर एक भवन का निर्माण हुआ और इस भवन को हम लोग कहते हैं कि यह है गेटवे ऑफ इंडिया। तो यह क्या था कि यह एंडो सरसैनिक शैली में निर्माण। इतना ही नहीं, उसी के पास गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही जमशेद जी ने क्या किया कि एक होटल का निर्माण किया, ये है होटल ताज। तो यह एक भव्य होटल, एक ऐसी इमारत जो बम्बे जाने वाले लोग आज भी देखने जाते हैं, यह एक दर्शनीय स्थल है। तो यह इस होटल का निर्माण किया था कि अंग्रेजों के क्लब सिस्टम का या उनके भवनों में जो भारतीयों के प्रवेश पर रुकावट थी और जो अंग्रेज ये दर्शाना चाहते थे कि इतनी अच्छी जगहों पर अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी भारतीयों का प्रवेश नहीं हुआ, जमशेद जी ने इसको चुनौती दी और एक ऐसा होटल बनाया तो जहां भारतीय लोग भी शानदार तरीके से और गर्व के साथ वहां रह सकते थे। तो इन तमाम चीजों, अब ऐसा नहीं था कि इनमें कभी मतभेद नहीं हो, तो जो इस तरह के निर्माण हो रहे थे और जिस तरह से काम हो रहे थे, उसमें जब नई शैलियों के निर्माण हो रहे थे तो कुछ भारतीयों को इससे विरोध हो सकता था और था भी, लेकिन कुल मिलाकर इस भव्यता के कारण और भारतीय लोगों का समर्थन भी इसे मिला और इस निर्माण को धीरे धीरे स्वीकार किया गया। लेकिन इन तमाम चीजों के माध्यम से अंग्रेजों का एक प्रयास तो कायम रहा, जैसा कि आपने पीछे भी देखा है ना कि मद्रास में भी ये ब्लैक और व्हाइट का चक्कर, कलकत्ता में भी ये ब्लैक और व्हाइट का चक्कर, तो ये अपनी ब्रिटिश श्रेष्ठता को, और इनका मानना था कि हम जितने अच्छे भव्य नायाब भवनों का निर्माण करेंगे तो उसके माध्यम से भारतीय लोग हमारे सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे, उसको अंगीकार कर लेंगे, उसमें ढलने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से बॉम्बे का विकास हुआ। तो दोस्तों, आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको इसकी सूचना
बराबर मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी ज्ञान वर्धन हो और उनका मनोरंजन भी हो। तो दोस्तों, आज के लिए अलविदा।